नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की महत्वपूर्ण क्लास। ये एक आपका मॉडल पेपर है, यानी कि 2016 का पेपर है। एक तरीके से इसको आप प्रैक्टिस सेट मान लीजिए या प्रीवियस ईयर, क्योंकि सीटेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चन वही घुमाकर पीछे पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ही नए आते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस करने से आ जाते हैं, क्योंकि सीटेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं समझदारी वाले आते हैं। अगर आपने सही तरीके से सीटेट को समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये टिप्पणी किसके अंतर्गत आएगी? क्या शिक्षक पूर्ण रूप से गुण रखता है शिक्षक वाले? चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दिया कि जातीय भेदभाव का परिचायक, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार एक अच्छा उदाहरण है, बिल्कुल गलत है ना। और लास्ट वाला देखेंगे कि लड़कियों पर लड़कियों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, जो कि कह रहा है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। यानी कि आप सीटेट में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, यानी कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव प्रकट हो, तो समझ ले वो क्वेश्चन वो गलत है। अगर ऑप्शन सही मांग रहा है तो वो सही है। यानी कि सीटेट कहता है भैया लड़के लड़कियों में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई शिक्षक ऐसा करता है तो शिक्षक वो अच्छे गुण नहीं रखता है, यानी कि उसने सीटेट को नहीं समझा है, या जिस लेवल पे पढ़ा रहा है उस लायक वो नहीं है। क्योंकि लड़के और लड़कियों में आप भेद नहीं कर सकते हैं, रूढ़िवादिता का नियम नहीं कर सकते हैं। तो इसी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोलरबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए थे? कोलरबर्ग की अगर हम बात करते हैं तो कोलरबर्ग ने भैया नैतिक विकास के जो चरण हैं वो निकाले थे। क्या? नैतिक विकास के चरण। डी हमारा जो है राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बायोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? अगर बायोस्की के अनुसार अगर समझेंगे तो बच्चे भैया है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्क यानी कि बच्चों से जो बड़े हैं वयस्क, समवयस्क यानी कि बच्चों के बराबर जो वयस्क हैं के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इसीलिए क्या आ गया कि बच्चों को भैया सामूहिक में छोड़ दीजिए और उन्हें अपनी क्रिया कर देनी चाहिए, जिससे क्या है एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और बड़ों से भी सीखेंगे, जैसे कि वयस्क आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है ना? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता है जो क्यों होती है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, है ना। सभी का वंशानुक्रम अलग होता है। कुछ गुण जो हैं बच्चों को अपने माता पिता से मिलते हैं, सबके माता पिता अलग हैं और सबके माता पिता के गुण अलग अलग हैं। उसके बाद मतलब मेन दूसरा रीजन आता है वातावरण, है ना। जैसा वातावरण होगा बच्चे पर वैसा प्रभाव पड़ता है। इसमें कहा जाता है कि 50% वंशानुक्रम और 50% वातावरण से प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे जहाँ पर जन्म लिया वहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे का भी माहौल ख़राब होने की पूरी संभावना है। अगर जहाँ बच्चे का जन्म हुआ माहौल बहुत अच्छा है, वातावरण बहुत अच्छा है, तो बच्चे का वातावरण जो है उसका स्वभाव है बहुत अच्छा होगा और उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। तो ये प्रभाव है जो भैया जेनेटिक और वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए भिन्नता होती है। तो सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये में उसमें हो जाएगा भैया कि मनोभाव का जल्दी जल्दी जो बदलना है ना, यही बच्चे के व्यवहार को क्या है, व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? अगर हम बात करते हैं इसके बारे में कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि बाल केंद्रित शिक्षा और दूसरी होती है शिक्षा केंद्रित शिक्षा, है ना। वो है शिक्षा जो बालकों के हिसाब से हो, बालकों के फायदे के लिए हो, वो शिक्षा होती है आपकी बाल केंद्रित। जिसमें क्या होती है, बाल केंद्रित शिक्षा से बच्चों को सीखने में ज़्यादा क्या है भैया, ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जब भागीदारी होती है, इसमें बच्चा क्या सक्रिय रहता है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना होता है। अगर शिक्षक केंद्रित रहेगा तो यानी कि शिक्षक बोलता रहेगा, बच्चे की सुनी नहीं जाएगी। अगर बाल केंद्रित रहेगा तो बच्चों की अभिव्यक्ति सुनी जाएगी और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना होता है, जिससे बच्चे आसानी से सीखते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर।
अगला क्वेश्चन कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, क्या चाहिए कि, इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, है ना। इसमें दिया है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने से शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा नहीं मिल पाई या उनका माहौल ठीक नहीं है, तो उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ये करना चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाएं, यानी कि पूर्व ज्ञान का पता करें, उनका माहौल कैसा है, उन्होंने क्या सीख रखा है, उसके बाद क्या करें कि उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, जो कक्षा में चर्चा हो रही है उनमें शामिल करें। और वंचित वर्ग वो भी हो जाएगा, कुछ बालक होते हैं ना, बालक कुछ प्रकार के होते हैं जो क्या पीछे बैठते हैं, जिसे बैक बेंचर बोल सकते हैं, है ना, वो कक्षा की भागीदारी में भाग नहीं लेते हैं, तो इनको भी भैया क्या है चर्चा में शामिल करें, जिससे उनका भी विकास होगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं कि स्पष्ट और आश्वासित करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। उनको क्या चिंतन को बदलना है, किसके, विद्यार्थियों के। किसको बदलना है, शिक्षक को बदलना है। तो वो क्या कर सकता है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर समझा रहा है तो बिल्कुल स्पष्ट स्वर समझाना चाहिए, उसको उदाहरण सहित समझाए, अच्छी व्याख्या करके देंगे तो बच्चे को अच्छे समझ में आएगा। तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ चर्चा भी करिए, वो क्या समझा है, क्या नहीं समझा और क्या कहना चाहता है, इसके बारे में भी वो आसानी से समझ सकता है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार का भूमिका क्या होती है। भैया बच्चे की अगर परिवार की बात करते हैं ना, सबसे बड़ा भूमिका जो है भैया परिवार की ही होती है, क्योंकि परिवार अगर ठीक नहीं है, परिवार अगर हेल्प नहीं कर रहा है तो बच्चे का ज्ञान कभी नहीं बढ़ सकता है। तो परिवार की भैया भूमिका क्या हो जाएगी, परिवार की भूमिका हो जाएगी मुख्य। सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ठीक है, कैसे कर सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि भैया जटिल परिस्थिति को, अगर कोई भी समस्या बड़ी है उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई लक्ष्य बनाया बड़ा, है ना, तो उसको लक्ष्य को क्या करेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़ लेंगे और फिर सोल्व करेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही समस्या इसको सोल्व करते हैं, क्या करते हैं भैया, कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर इसको हम क्या है सहायता से आसानी से कोई भी जटिल परिस्थिति को संसाधित करके हल हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटना, है ना। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं कि इसमें कौन सी जो दिख रही है आपको बाल केंद्रित शिक्षा को प्रदर्शित कर रही है। पहला दिया कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उसे याद करने को कहते हैं। भैया रटंत प्रणाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी और ये बाल केंद्रित शिक्षा में तो आ ही नहीं सकती, तो राइट गलत हो जाएगा। एक कक्षा में जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, बिल्कुल गलत भाई, है ना। हर चीज़ पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकती, ये तो गलत है। चौथा दिया है कि एक कक्षा में जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुस्तकालय, है ना, पुरस्कार और क्या है दंड से संचालित होता है। दंड नहीं दे सकते भैया, दंड नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। और सी वाला हमने पढ़ा नहीं था, सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है ना। क्या किया भैया कि शिक्षिका ने बच्चों को अलग अलग समूह में बैठा दिया। ठीक है, आप अपनी चर्चा करिए, अपना पढ़िए। इससे क्या है कि भैया शिक्षा कौन सी हो गई, बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, क्योंकि बालक अपने अनुसार पढ़ रहे हैं। तो बालक जो सीखना चाहता आसानी से सीखेगा और शिक्षक क्या करे, सिर्फ देख रही है, बारी बारी से हर समूह में जा रही है। ये हमारा हो जाएगा बाल केंद्रित। सी हमारा राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, वह डॉट 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 की समझ को प्रदर्शित कर रही है। अगर बच्ची को पता चला कि भैया धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कार्य कारण, बच्चे ने करके देखा है ना, ये अपने कार्य को दर्शा रही है कि उसने कपड़े सुखाए और कपड़े जो है धूप में जल्दी सूख गए, ना कि छाया से। छाया में डाले जल्दी नहीं सूखेंगे, धूप में डाले जल्दी सूख गए। तो बच्चे ने क्या भैया कार्य करके देखा, कार्य कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
है ना। चलेंगे नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है, अति संवेदनशील होता है। क्या होता है, अति संवेदनशील। ये हमारा सही हो जाएगा। पहला दिया कि कम महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत भैया। भाषा विकास तो उसका बचपन से ही प्रारंभ होता है, तो संवेदनशील होगा, है ना। दूसरा दिया अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा दिया निरपेक्ष, ये भी गलत है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है अति संवेदनशील होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यों होते हैं इसके बारे में बात करें, अपनी रुचि से। यानी कि बच्चे जब अपनी रुचि से क्या होते हैं, किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर बच्चे का मन है क्रिकेट खेलने का तो भैया बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलेगा। अगर उसका मन नहीं है तो भैया नहीं खेलेगा, मन से नहीं खेलेगा और वो सृजनशील नहीं होगा। कोई भी, जैसे कि कोई भी कक्षा में कुछ भी चल रहा है, बच्चे का रुचि से अगर करवा रहे हैं ना, जैसे कि बहुत सारे खेल से पढ़ाई करवाई जाती है, उसमें क्या बच्चों को मन लगता है, उससे क्या उनके विचार भी प्रकट करते हैं। ये हमारा बिल्कुल अपनी रुचि से जो है राइट आंसर सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ठीक है, आधारभूत सहायता का एक उदाहरण है। इसमें से क्या हो जाएगा कि भैया कि अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आधारभूत सहायता का उदाहरण हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जब शिक्षार्थियों के समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र कैसा होता है ना। जब शिक्षार्थियों समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उन्हें सीखने का वक्र कैसा होता है। तो भैया वक्र जो है सीखने का दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, समूह में दिया जाएगा तो बच्चों का विकास होता है ना। विकास होगा तो वक्र क्या है, ऊपर की ओर जाता है। वक्र ऊपर की ओर जाएगा तो बेहतर होगा ना, तो इसे हम कह सकते हैं वक्र जो है भैया है बेहतर होता है। इसमें दिया स्थिर रहता है, बिल्कुल नहीं, अवनत भी नहीं होता, समान भी नहीं रहता। ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे, यानी कि बेहतर होता है। चलेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से ... में भिन्न होता है बजाय इसके। ठीक है, तो बजाय किसके, इसके बारे में जान लेते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से क्या होता है, वयस्कों से प्रकार से में भिन्न होता है। किसमें, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, है ना। बच्चों का चिंतन तो भैया अलग होगा और वयस्क लोगों का चिंतन अलग होगा। बच्चों ने देखा ही क्या होता, थोड़ी वो चीज़ें देखी होती हैं और जितनी समझ होती है वो चिंतन करता है। वयस्क जो है बहुत सारी समझदारी ले चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें जान चुका होता है, तो वयस्क के चिंतन बहुत अलग बढ़ जाते हैं, है ना। वयस्कों के चिंतन काफ़ी प्रकार के हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकार बदल जाते हैं ना कि मात्रा, है ना। चलेंगे नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह ... नमूने का अनुगमन करती है। इसके बारे में बात करते हैं। तो विकास की गति है एक व्यक्ति में भिन्न होती है, यानी कि विकास जो सभी व्यक्तियों में भिन्न होती है। किसी की लंबाई तो वृद्धि में होगी ना। विकास की अगर बात करते हैं पढ़ाई लिखाई में, हमारा सीखने की कुछ भी, तो सब कुछ अलग होता है ना, अलग होता है, सभी व्यक्तियों में अलग होता है। लेकिन किंतु की अगर बात करते हैं, लेकिन ये होता है भैया कैसे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। भले ही भिन्न होता है लेकिन चलेगा तो क्रम तरीके से। ऐसा तो है नहीं कोई भी चीज़ एक सीढ़ी चढ़े बिना 5वीं सीढ़ी पे चढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होगा भले ही कम ज़्यादा हो, लेकिन होगा क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से होगा। तो डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आकलन की बात करते हैं। आकलन क्या है, आकलन के बारे में अगर बात करेंगे, आकलन क्या है भैया, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। कैसे, बच्चे को आपने किसी लेसन के बारे में पढ़ाया, कोई चीज़ समझाई, अगर आप उसकी आकलन ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि पूछ ही नहीं रहे, आकलन मूल्यांकन ही नहीं कर रहे हैं कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अगर आप आकलन करते रहेंगे तो बच्चे के सीखने में सुधार का एक तरीका भी है, उसके अंदर सुधार भी होता रहेगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा ना जाना चाहिए। क्या ये समस्या के रूप में देखा ना जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या परेशानी के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या ये बाधा होती है, बिल्कुल गलत। यानी कि एक कक्षा में
कुछ बच्चे हैं जो अपनी काफ़ी भाषाएं बोलते हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक। क्या आप उसको क्या समझेंगे? संसाधन समझेंगे ना, क्योंकि बालक एक दूसरे के साथ बैठेंगे, सबकी भाषाएं सीखेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो यानी कि सब अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे, सबकी क्षेत्रीय भाषाएं है ना, राज्य भाषा सब अलग अलग होती है ना, तो एक दूसरे के बारे में क्या है भैया बताएंगे, जिससे बच्चे सीखेंगे, एक अच्छा संसाधन है कक्षा के लिए। तो ये आप हमेशा संसाधन सही करेंगे, क्वेश्चन बहुत आता है, ना कि आप परेशानी करेंगे, ना समस्या करेंगे, ना वादा करेंगे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है ना, सही मिलान वाला जोड़ा है। ये आप देख सकते हैं चारों के चारों जो दिए इसमें हैं, 3-4 आप देख सकते हैं पियाजे के दिए हैं। पियाजे ने अपने एक कुछ क्या है भैया अपने निगमन विचार दिए थे, जैसे कि उन्होंने पहला दिया था, क्या दिया था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, अवस्थाएं 4 दी थी उन्होंने, ठीक। दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी दी थी उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी दी थी जिसे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगर बात करते हैं, एक पहली थी उनकी 0 से 2 वर्ष, दूसरी थी 2 से 7 वर्ष है ना, फिर थी क्या 0 से 7 वर्ष के बाद उनके हिसाब से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 14 वर्ष तक थी, यानी चारों को अवस्थाएं दी थी। लेकिन इसमें क्या सही मिलान बताना चाहिए आपको, सही मिलान पूछा गया है। सही मिलान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कहा है कि भैया मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है बच्चा का संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी हम क्लास डाल चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप पूरी क्लास देख सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है? सीखने के बारे में बोला गया है कि सीखना क्या है। सीखने की अगर बात करते हैं कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है ना, सीखने वाला जो है भैया संवेगों से प्रभावित होता है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, सर क्वेश्चन कैसे पढ़ा रहे हैं भैया, क्वेश्चन ही आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछ देते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा भैया, एक बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं कर सकते आप। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके काम नहीं है? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है। उसके अलग संस्थान में डालना की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। उसे क्या करना है भैया कि अगर उसको आंशिक रूप से देख सकता है यानी कि कम दिखाई पड़ता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, विशेष प्रावधान करते हुए, यानी कि अगर ए में देखिए उसमें प्रावधान नहीं करने को कहा गया है, लेकिन आपको प्रावधान करना है, उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा सबके अंदर गुण होते हैं सीखने के। नहीं गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है, यानी कि डी वाला हमारा बिल्कुल सही। चलेंगे नेक्स्ट। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ हो जाएगा? सक्रिय बद्धता की अगर बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कि भैया जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, है ना, यानी कि बच्चों से वाद विवाद का मतलब हो गया क्वेश्चन पूछना, या बच्चों में क्वेश्चन पूछवाना, या आपके द्वारा पूछा जाए, शिक्षक द्वारा पूछा जाए। इस तरीके की अगर क्रियाकलाप करते हैं तो भैया कक्षा में क्या है, सक्रिय बद्धता बनी रहेगी, बच्चे सीखते रहेंगे, उनका मन लगता रहेगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ये भैया क्या है, सी वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये समावेशन का मतलब है। समावेशन का मतलब है कि सभी प्रकार के बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करना, इस समावेशन के अंतर्गत आता है, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि बिछड़े बच्चे हों, चाहे गरीब बच्चे हों, चाहे सामान्य बुद्धि के बालक हों, चाहे निम्न बुद्धि के बालक हों, कैसे भी बालक हों, उनको समान शिक्षा दी जाए, ये क्या कहता है भैया, समावेशी शिक्षा कहती है, समावेशन कहता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, तो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कथन है, इसको भैया याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो कथन याद ही करने पड़ेंगे कि ये सभी मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने कथन दिए थे, लेकिन ये बात करते हैं, ये दिया था आपके पियाजे ने। पियाजे ने कहा था कि भैया पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता था, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक। इतना याद रखिए कि सक्रिय निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा था? पियाजे ने कहा था। बस इतना याद रखिए, आपको हमेशा याद रहेगा, नन्हे वैज्ञानिक का मतलब पियाजे। किसने कहा था? पियाजे ने कहा था, और ये हमारा राइट आंसर पियाजे हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर।
बुद्धि के बारे में पूछा गया। बुद्धि क्या है? बुद्धि है, बुद्धि क्या है, बुद्धि के बारे में बात करते हैं। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है ना, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, क्योंकि बुद्धि छोटी नहीं है, बुद्धि बहुत बड़ी है ना। बुद्धि का अगर पूरा प्रयोग कर लें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में कभी भी अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? कौन सा इसमें एक उचित हो जाएगा? तो क्या हो सकता है? पहला दिया कि विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। यही हमारा 28 का बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा दिया कि विकास एक एकल आयामी, बिल्कुल गलत है। विकास पृथक होता है, गलत है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों को क्या कह सकते हैं? शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियां और गलतियां क्या हो जाएंगी भैया? इसके बारे में अगर बात करते हैं सही हो जाएगा कि उनके चिंतन को समझने के अवसर में रूप में देखी जानी चाहिए। यानी कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चे गलतियां त्रुटि कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पूर्व ज्ञान से, उनकी गलतियों से उनको आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। अगर आप उनकी गलतियों को नहीं समझेंगे तो उनको आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उनका विकास कैसे कर सकते हैं, है ना। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। गलतियां करना भी बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि यही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने ग्रहण किया है। ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा कि जिस रूप में उन्होंने सीखा है वैसे ही बिल्कुल प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी कि रटंत्र प्रणाली तो चलनी ही नहीं है। रटंत्र प्रणाली के भैया सब लोग विरोध करते हैं, तो ये क्या है? समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों का व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो है जो कुछ सीखता है उसको अंदर व्याख्या करता है, विचार करता है, अपने अनुसार प्रस्तुत करता है। लेकिन अगर ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया तो गलत है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप मैथमेटिक्स देख सकते हैं, इसकी क्लास अभी नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे। ठीक है, ये सेक्शन बी के अंतर्गत है। अगर दोस्तों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।